friends, my name is Stuti and today we will going to discuss spiral model. This model also comes under SDLC models. So how this model is better and different from other, we will going to see in this video. So coming to the spiral model is basically based on risk analysis of the software. Means जो स्पायरल मॉडल का बेसिक जो फोकस है, अगर हम देखें इसके अंदर, तो इसका बेसिक फोकस है रिस्क एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट्स. सो बेसिकली इसके ये जो स्पायरल मॉडल यूज़ ही किस में होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि इसका जो मेन पॉइंट है क्या है, रिस्क एनालिसिस पे ये ज़्यादा फोकस करता है. तो जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर रिस्क एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यूजुअली लोग इसको प्रेफर करना पसंद करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज स्पायरल मॉडल. सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इट सेज इज कि स्पायरल मॉडल फॉलोज अ रिस्क ड्रिवन अप्रोच. मेन पॉइंट हमारा क्या, इन स्पायरल मॉडल क्या फॉलो करता है, रिस्क ड्रिवन अप्रोच फॉलो करता है. किसकी? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की. हम जो स्टेप्स हैं वो सेम होंगे ऑलमोस्ट, बस उनकी नोमेनक्लेचर चेंज होता है, मीन्स उनकी नेमिंग चेंज हो जाती है एंड वे ऑफ फॉलोइंग दोज सेम स्टेप्स चेंज हो जाता है. सो इसके अंदर हमने मेन पॉइंट क्या देखा कि ये एक रिस्क ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट वॉज डेवलप्ड बाय बेरी बोहम ने इसे डेवलप करा था. द नेक्स्ट पॉइंट, it's a combination of waterfall and iterative model. These are the two models which we have already studied before. So these are the this spiral model basically based on this two models, that is waterfall model and the iterative model. Now coming to the next point, what does it say? In this, the software project undergoes through 4 phases iteratively in a spiral until it is completed, thus allowing for multiple rounds of refinement. Means स्पायरल मॉडल के अंदर हमारे पास 4 फेजेस हैं डिफरेंट, जिसके थ्रू स्पायरल कंटिन्यूसली चलता जाता है. स्पायरल को आप किस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, एक मोर्टीन कॉइल देखते हैं, वो इस तरीके से स्पायरल हो रही होती है. तो बेसिकली क्या है, हमने अपने प्रोजेक्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसमें ही एक स्पायरल को हम कंटिन्यू करते जाते हैं एंड हर एक स्पायरल पे हमारा प्रोजेक्ट और रिफाइन होता जाता है और इवोल्यूट होता जाता है. ये वाली बात, इसका एवोल्यूशन पे एवोल्यूशन हम करते जा रहे होते हैं हर एक स्पायरल पे. Now coming to the next point is, this model allows in building of a highly customized project. Customized project क्यों जाते हैं? क्योंकि हर एक स्टेप पे अभी हम आगे जब इसके फेजेस देखेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हर एक स्पायरल में हम कस्टमर से रिव्यू करवा रहे हैं, कस्टमर से इवैल्यूएशन करवा रहे हैं, तो इसमें प्रॉपर कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स अच्छे से बन जाते हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट इज, यूज़र फीडबैक कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम अर्ली ऑन इन द प्रोजेक्ट. तो यूज़र की फीडबैक क्या है, हम फ्रॉम स्टार्टिंग फेज हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो दस इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ बेटर क्वालिटी एंड लेस एरर प्रोन सॉफ्टवेयर. लेट्स कम टू द फेजेस फर्स्ट. सो ये आप यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट्स है. ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ अ फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या डील कर रहा है, प्लानिंग फेज से. प्लानिंग फेज हम यहाँ पे SDLC के फेजेस को हम यहाँ पे इंक्लूड करें तो यहाँ पे हमारा बेसिकली रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस वाला थोड़ा सा पार्ट आता है. प्लानिंग फेज के अंदर हम जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं प्लस रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो करते हैं, इन दोनों को हमने इंक्लूड कर रखा है. तो इसके अंदर हमारी क्या हो गई, प्लानिंग हो गई, प्लान कर लेंगे और रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लेते हैं. इसमें रिक्वायरमेंट्स को गैदर करा, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के बाद हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि किन रिक्वायरमेंट्स पे हम नेक्स्ट फेज़ में वर्क करना शुरू करेंगे. तो रिस्क एनालिसिस फेज़ पे क्या आता है, यहाँ पे आते हैं. रिस्क एनालिसिस फेज़ पे जिन रिक्वायरमेंट्स पे हम वर्क करने जा रहे होते हैं,
तो उनके पहले रिस्क को एनालाइज करते हैं। मतलब सपोज इफ़ वी हैव एनी प्रोजेक्ट इन विच देयर आर 10 रिक्वायरमेंट्स, तो 10 रिक्वायरमेंट्स में से सपोज वी आर वर्किंग ऑन 3 रिक्वायरमेंट्स इन द फर्स्ट स्पायरल, और उन तीनों रिक्वायरमेंट्स की हम सबसे पहले रिस्क एनालिसिस करेंगे। रिस्क एनालिसिस बेसिकली क्या, कि अगर हम उससे डेवलप करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे हमें बहुत इश्यूज़ आने के चांसेस हैं या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसकी प्रॉपर कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे। तो इस यहाँ पे रिस्क एनालिसिस हम किस तरीके से करेंगे, हम रिस्क एनालिसिस यहाँ पे प्रोटोटाइप बना के करेंगे, क्योंकि हम कुछ वर्किंग करेंगे, कुछ कोडिंग्स करेंगे, तभी हमें उसके एग्जैक्टली रिस्क का आइडिया लगेगा। तो हम हर एक स्पाइरल में यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटोटाइप बनता जाता है। जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, P1 P2, हर एक स्पाइरल पे एक एक प्रोटोटाइप हमारा यहाँ से इवोल्यूट होता रहता है इस तरीके से। तो यहाँ पे रिस्क एनालिसिस हमने करा, रिस्क एनालिसिस करा, प्रोटोटाइप बन गया। प्रोटोटाइप हमारा जब फाइनली बन गया, उससे सेटिस्फाई हो गया, तो हम नेक्स्ट फेज़ में आ गए यहाँ पे इंजीनियरिंग फेज़ में। तो हमने क्या करा, अब जो प्रोटोटाइप था उसकी डेवलप, अब ये किन चीज़ों से डील करेगा, ये हमारी कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये कोडिंग, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, ये तीनों चीज़ों से कौन डील करेगा, हमारा इंजीनियरिंग फेज़। इस फेज़ में आकर के जो हमने प्रोटोटाइप बनाया उसकी एक्चुअल जो कोडिंग करनी है, मतलब उसका जो एक्चुअल डेवलपमेंट करना है वो हम इस फेज़ में करेंगे, प्लस उसकी टेस्टिंग और उसकी डिप्लॉयमेंट कर देंगे। डिप्लॉयमेंट कर दिया मीन्स हमने वो क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया प्रोजेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट फेज़ क्या आ जाता है, इवैल्यूएशन फेज़, जहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कस्टमर इवैल्यूएशन, यहाँ पे आ जाता है हमारा कस्टमर फोकस में। कस्टमर यहाँ हमारा फोकस में आ जाएगा। तो यहाँ पे कस्टमर से हम इवैल्यूएशन करेंगे, किसके लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए जो हमने बनाया, और उसमें क्या एड ऑन्स हो सकते हैं या कुछ भी हमारे मिसिंग हो रही हैं चीज़ें, तो उसमें किस तरीके से हम उसे ओवरकम करें, कुछ अगर इश्यूज़ आए, और रिस्क को हम प्रॉपरली एनालाइज कर लेंगे यहाँ से। और फिर यहाँ से हम दोबारा से क्या कर लेंगे, डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट प्लानिंग फ़ेज़ में हमें जाना है या नहीं जाना है। नेक्स्ट प्लानिंग फ़ेज़ में जाना है तो फिर दोबारा से हमारा यहाँ पे सेकंड स्पाइरल पे आ जाएंगे, फिर यहाँ मूव करेंगे। यहाँ पे आकर के फिर जो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, जो पीछे का फीडबैक था हमारा, वो प्लस अगर वहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे बग्स कुछ रह गए हैं जिसको हमने नहीं डील करा है, इस फेज़ के अगर कुछ बग्स रह गए हैं और उनको हमने नहीं रिजॉल्व करा है, फिनिश नहीं करा है, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ लेकर के जाएंगे। वो भी एक रिक्वायरमेंट की तरीके से हमारे रिस्क एनालिसिस फेज़ में आ जाएंगे। फिर से हम प्रोटोटाइप को डेवलप करेंगे, अपने P2 को। P2 डेवलप होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर दोबारा से कोडिंग करके ये इसी तरीके से एक स्पाइरल ऑन एंड ऑन चलता जाएगा जब तक हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाती और हर एक फेज़ में हमारा प्रोजेक्ट और रिफाइन होता जा रहा है और इवोल्यूट होता जा रहा है। ये है हमारा बेसिक स्पाइरल मॉडल की वर्किंग। लेट्स सी द थ्योरेटिकल पॉइंट्स रिलेटेड टू दीज ऑल 4 फेजेस। सो प्लानिंग फेज़ हमारा क्या डील कर रहा है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एज वी हैव सेड, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से डील कर रहा है। ये SRS और BRS होते हैं, इनके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अपनी चीज़ें डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट इज़ बीइंग फॉलोड, मतलब किस तरीके से हम गैदरिंग करें, फॉलोड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्पाइरल एंड इट गोज टू द सब्सिक्वेंट spiral as the product matures to identification of the system requirement. Subsystem requirements and unit requirements are all done in this phase. इन शॉर्ट यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं इसमें स्टार्टिंग में, फिर हर फेज़ में क्या होता जाता है, आप कुछ रिक्वायरमेंट्स हमने एक बार एनालाइज कर ली तो हर बार क्या होता जा रहा है, मतलब जो पिछले का फीडबैक आ रहा है प्लस
अब हमने उसको जो पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी थी वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बेसिस पे करी थी, फिर जितना मैच्योर होता जा रहा है तो फिर उसको सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, सब सिस्टम के अकॉर्डिंग, यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग। मतलब पहले एक यूनिट की हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी, फिर देन हम उसके नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पे इंक्रीज हुए, देन पूरे मॉड्यूल्स पे गए। तो ये उस तरीके से क्या कह रहा है कि हम हर स्पाइरल पे एक नए नए तरीके से इवॉल्व करते जाते हैं अपने SRS को। Now the next point says this phase also includes continuous communication between the customer and the system analyst। क्योंकि रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग कस्टमर के कम्युनिकेशन के बिना तो हो ही नहीं सकती है, तो दैट्स सेम्स कि वो कम्युनिकेट कर ही रहे होंगे। Now then last point is it includes estimating the cost, schedule and resource of the iteration, रिसोर्स फॉर द आइटरेशन। इसके अंदर प्लानिंग के अंदर अब हमारा जो प्लानिंग फेज था SDLC का, उसमें भी हम यही करते थे, रिसोर्स की फाइनलाइजेशन करते थे, तो इसमें ये भी हम फाइनलाइज करेंगे, रिक्वायरमेंट प्लस रिसोर्स, शेड्यूल, कॉस्ट, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई। अब डिसाइड होने के बाद हम नेक्स्ट फेज कौन सा आ जाएगा हमारा, रिस्क एनालिसिस फेज। लेट्स सी रिस्क एनालिसिस फेज। So coming to the risk analysis phase, in the risk analysis phase a process is undertaken to identify risk and alternate solutions। मतलब अगर कोई रिस्क है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें पता चलता है तो हम उसका एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन, एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन उसका बना करके रखेंगे जिसके थ्रू हम उसको ओवरकम कर सकें। सो अ प्रोटोटाइप इज प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द रिस्क एनालिसिस फेज। If any risk is found during the risk analysis, then the alternate solutions are suggested and implemented। Means suggest कर रहे हैं तो thus we will implement those in that developing a prototype also। Last point is identification of potential risk is done while risk mitigation strategy is planned and finalized। मतलब हमें ये दिखता है कि अगर ये रिस्क है बहुत बड़ा और हम उसको अभी यहाँ सॉल्व नहीं भी कर पा रहे होते हैं, कुछ ऐसे रिस्क आ जाते हैं या कुछ ऐसे इश्यूज आने को चांसेस होते हैं प्रोजेक्ट में कि हम कंफर्मेशन भी नहीं है और चांसेस भी हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ठीक है डेवलपमेंट कर लेते हैं, अगर कुछ इशू जो हमें लग रहा है कि आ सकता है वो हम आगे इवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट स्पाइरल में उसे कंटिन्यू कर लेंगे, उस पर नेक्स्ट स्पाइरल में एनालिसिस करके उसका सल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो हम उसको क्या कर देते हैं, मिटिगेट कर देते हैं, मतलब एक बार के स्पाइरल के लिए उसे पोस्टपोन्ड कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर द रिस्क एनालिसिस फेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज़ द इंजीनियरिंग फेज। इंजीनियरिंग फेज हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इन दिस फेज, इसमें तो मेन 3 चीज़ें थी क्या, हमारी कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट, दस इट विल डील विद दीज 3 थिंग्स। तो इसमें क्या ये बोल रहे हैं कि इन दिस फेज सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड अलॉन्ग विद टेस्टिंग एट द एंड ऑफ द फेज। डेवलप कर दिया सॉफ्टवेयर, टेस्टिंग भी हो गई उसकी। Each of the software built is version numbered and tested against the requirement। वर्जन नंबर्ड क्या हो गया, मतलब हर बार एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बन रहा है, हर एक स्पाइरल में एक सॉफ्टवेयर निकल रहा है, हर एक स्पाइरल में एक वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर निकल रहा है, तो हर बार जो भी हमारा एक सॉफ्टवेयर बन के कंप्लीट होता है एक स्पाइरल के अंदर, उसको हम एक वर्जन दे देते हैं। सपोज पहला वर्जन हमारा 1 है तो नेक्स्ट इज़ 1.1, 1.2, इस तरीके से हम वर्जन को नंबराइज करते जाते हैं। और टेस्टिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स गैदर करी थी इन दी प्लानिंग फेज, उसके अगेंस्ट हम टेस्टिंग कंप्लीट कर देते हैं। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट दैट it includes testing, coding and deploying software at the customer side. That's it. Coming to the next phase, that is the evaluation phase. What does it say? Evaluation of the software by the customer। इसमें सॉफ्टवेयर कस्टमर के थ्रू evaluate करवाते हैं। In this phase allows the customer to evaluate the output of the project to date before the project continues to the next spiral। मीन्स हम नेक्स्ट स्पाइरल में जाएं उससे पहले प्रॉपर एवेल्युएशन हो जाता है फ्रॉम कस्टमर साइड। ऑल्सो इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग एंड मॉनिटरिंग रिस्क सच एज शेड्यूल स्लीपेज,
कॉस्ट ओवररन, मतलब ऐसा तो नहीं है रिस्क, एक हम वहाँ पे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे रिस्क देख रहे हैं, एक ये सॉफ्टवेयर पूरा डेवलपमेंट से रिलेटेड या रिस्क देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेड्यूल हमारा स्लिप हो रहा हो, कॉस्ट ओवररन हो रही हो। तो ये हर तरीके की इवैल्यूएशन को यहाँ एग्जीक्यूट करने के बाद हम नेक्स्ट स्पाइरल को स्टार्ट करते हैं, सो दैट जो भी हमारे इवैल्यूएशन फेज़ का फीडबैक होता है या आउटपुट होता है वो एज अ इनपुट हमारे प्लानिंग फेज़ में यूज़ होता है। So that's all for the phases of the what we say spiral model. Now come to the next point, that is best suitable when, means ये किस तरीके के projects के लिए suitable होगा हमारा spiral model। तो हम first point पे आए तो इसमें ये क्या बोल रहा है, cost and risk evaluation is important। जिन projects के अंदर risk और cost की evaluation ज़्यादा important है उस तरीके के project के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स, मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स के अंदर हम यूज़ करेंगे यूज़र आर अनश्योर ऑफ देयर नीड्स, मीन्स यूज़र अभी स्टिल डिसाइड कर रहा है कि उसको रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, तो उस अकॉर्डिंगली हम धीरे धीरे एवेलुएट करते जाएंगे और धीरे धीरे टेक इन करते जाएंगे रिक्वायरमेंट्स को, तो जितनी आई हैं हमें उन पे वर्क करके हम आगे बढ़ते हैं। तो उस तरीके के प्रोजेक्ट्स में हम इसको बेसिकली यूज़ करेंगे। देन सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड, मीन्स क्योंकि हर एक स्पाइरल पे चांसेस हैं अलग अलग तरीके के चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए इट्स गुड फॉर प्रोजेक्ट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होने के चांसेस हैं। जैसे कि इसमें हमने एग्जांपल दिया है कैसे, रिसर्च या एक्सप्लोरेशन, मतलब हम कुछ ऐसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्या होगा, तो उस तरीके के प्रोजेक्ट में हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डज इट से, व्हेन रिलीजेस आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रीक्वेंट, जल्दी रिलीजेस चाहिए, रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स, व्हेन चेंजेस मे रिक्वायर एट एनी टाइम, व्हेन चेंजेस मे रिक्वायर एट एनी टाइम, तो कभी भी चेंजेस रिक्वायर हो उसके अकॉर्डिंग इन तरीके के प्रोजेक्ट्स में हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एडवांटेज ऑफ स्पाइरल मॉडल, सो व्हाट डज इट से, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस हेंस अवॉइडेंस ऑफ रिस्क इज एनहांस्ड। तो एडवांटेज हमें क्या मिला है, जब ये रिस्क एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, हेंस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क को हम अवॉइड कर पा रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गुड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। वही क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए दिस इज़ वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से चल रहा होता है क्योंकि हम कुछ रिक्वायरमेंट्स पे वर्क करते हैं, फिर उसको पूरा डेवलप करते हैं, फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स पे वर्क करते हैं, इसलिए एडिशनल फंक्शनैलिटी कैन बी एडेड एट दी लेटर एंड, कुछ ऐड भी होना है तो भी हम आराम से ऐड कर सकते हैं, मतलब चेंज रिक्वेस्ट को हम बहुत अच्छे से इसमें हैंडल कर सकते हैं। देन सॉफ्टवेयर इज़ प्रोड्यूस्ड अर्ली इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, additional functionality or changes can be done in the later stages, same point. So now coming to the next point is disadvantages. What are the disadvantages? Can be a costly model to use, क्योंकि इसमें प्रोटोटाइप भी बना रहे हैं, फिर हम उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर प्रोटोटाइप, तो प्रोटोटाइप भी एक अलग कॉस्ट को गेन करेगा, प्लस डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है वो तो होगी ही होगी इस वजह से। Now coming the next point is risk analysis requires highly specific expertise. हाँ, ये बात तो है, डिसएडवांटेज इसका क्यों है, क्योंकि अगर हम रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं मीन्स हम उस एरिया में एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी हम उस किसी चीज़ का रिस्क बिना डेवलप करे ही, बिना उसको आगे बढ़े ही एनालाइज कर पाएंगे, तो मीन्स हमारी एक्सपर्टाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो इसमें हाईली एक्सपर्टाइज जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। Now the third point is project success is highly dependent on the risk analysis phase. Exactly. Now the last point is doesn't work well for smaller projects. Smaller projects में यूज़ करने का कोई सेंस भी नहीं बनता क्योंकि उनको इतने स्पाइरल्स में हम डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे, और जब वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी उनकी एनी हाउ कम हो जाती है, तो there is no use of using this model because it may be costly if we are following this model. So that's all for the spiral model.
and hope the things are clear. In next video we will see the another model under SDLC. Thank you.